इन दोनों के बाद अब 1928 नेहरू रिपोर्ट आई और 1929 में उसके ख़िलाफ़ कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स आए। आपने इन दोनों को देखा तो ऐसे लगा कि जैसे दोनों डिमांड्स जो मुसलमानों की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे से। और ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स इंडिया स्टूड डिवाइडेड, तकरीबन डिवीजन थी। जबकि जो साइमन थे वो आए थे कंसेंसस करवाने के लिए कि रिफॉर्म्स देते हैं हम आपको, लेकिन कंसेंसस कर लो। और इनकी कोशिश थी नेहरू रिपोर्ट देकर कि हम कंसेंसस करवा लेंगे सबका। और इवन के गांधी ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अब ब्रिटिश को कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्ज़ी से देने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली नेहरू रिपोर्ट को पकड़ें और उसी की डिमांड्स को लेकर उन्हीं को लॉ बना दें। सिंपली नेहरू रिपोर्ट के नीचे लिख दें डिक्टो। और कायदे आज़म ने फिर अपने पॉइंट्स दे के ब्रिटिश को बता दिया कि ऐसे आप नहीं कर सकते हो, मुसलमानों की कंसर्न्स, उनकी डिमांड्स को कंसिडरेशन में लाए बगैर। तो 1928-1929 दोनों ईयर्स में पता चल गया कि पॉलिटिकली हिंदुस्तान वाज डिवाइडेड। लेकिन एक और भी डिवीजन थी हिंदुस्तान में, हिंदूज़ और मुसलमानों में, वो आइडियोलॉजिकल डिवीजन थी। और वो कैसे पता चलता है? वो 1930 में आती है। अब 1929 में वैसे तो एक्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये 1919 में कहा गया था कि 10 साल के बाद रिफॉर्म्स शायद आ जाएं, लेकिन नहीं आया क्योंकि हिंदुस्तान डिवाइडेड था। अब ब्रिटिश उनकी माने या उनकी माने, तो ज़ाहिर है बीच वाला रास्ता उन्होंने निकालना था। दोनों की कुछ ना कुछ चीज़ें मान के तो बैलेंस बनाना था। तो अभी तक एक्ट नहीं आया, एक्ट जो है वो डिले हो गया। 1930 में और ज़्यादा डिवीजन पैदा हो गई और वो आइडियोलॉजिकल डिवीजन थी। सबसे पहले 1930 में, बल्कि 1920 दिसंबर के आखिरी जो डेट्स हैं 1929 की, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो कि उस वक्त यंग थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे, उन्होंने रावी के किनारे लाहौर में एक बहुत बड़ा जुलूस कांग्रेस का निकाला और ही लेड द प्रोसेशन टू द बैंक्स ऑफ रावी एंड देयर ही रेज्ड द स्लोगन्स विद हिज फॉलोअर्स, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। और ये बड़ा मशहूर वाक़या है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। अगले दिन या अगले दिनों में जब 1930 स्टार्ट होता है, 1 जनवरी 1930 को गांधी के हाथ से लिखा हुआ एक इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन इशू होता है हिंदुस्तान में, जो अखबारात भी छापती हैं और उसके साथ उसको हिंदुस्तान की मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर भी छाप दिया जाता है, जिसका करक्स ये है कि दिस इज़ एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ द इंडियंस टू सीक इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। यानी कि अब नेहरू रिपोर्ट में जो कहा गया था डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हम सारी गवर्नेंस इंडियंस करेंगे, लेकिन हम सिंबॉलिकली ब्रिटिश मोनार्क को हेड मानेंगे, उसके बादशाह को हम हेड मानेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब है ये भी नहीं मानते हम, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हम मुकम्मल इंडिपेंडेंट कंट्री होंगे। तो इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन गांधी ने जारी किया और उसके साथ ही गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हिस्ट्री में बहुत मशहूर हुई। अब आप देख सकते हो कि इससे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स कांग्रेस की तरफ से 2 आई हैं। पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्टार्ट हुई, जिसको स्वदेशी मूवमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद एक और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई जो खिलाफत मूवमेंट के साथ गांधी ने स्टार्ट की थी, लेकिन 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। दोनों ही मूवमेंट्स जो थी वो थी नॉन वायलेंट मूवमेंट्स। तीसरी मूवमेंट जो इस वक्त स्टार्ट हुई वो 1930 में स्टार्ट हुई और इसको अकम्पनी किया गया सॉल्ट मार्च के साथ। गांधी ने 34 दिन का एक मार्च किया, जिसको लॉन्ग मार्च भी कहते हैं। अपने आश्रम जो उनका आश्रम है वहाँ से वो निकले और 34 दिन वो सफ़र करते रहे पैदल, खेतों में, खलियानों में, फिर गांव-गांव, फिर कूचा, गलियां, शहर, बीच में से बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के फॉलोअर्स थे उनके साथ मिलते गए।
बहुत सारे लोगों को कैंपेन चलाते हुए, लोगों को अपने साथ मिलाते हुए चलते गए। ये मूवमेंट, इसका नाम था सत्याग्रह, सच की जीत। इस मूवमेंट के मैं आपको कॉन्टूर्स बता दूं, खद्दो खाल। गांधी की एक फ़िलॉसफ़ी थी और वो फ़िलॉसफ़ी प्रोटेस्ट की बहुत मशहूर हुई पूरी दुनिया में। उनकी फ़िलॉसफ़ी थी कि ऑलवेज़ फाइट द बैटल अगेंस्ट द टायरेंट बाय पिचिंग योर सोल, अपनी रूह के साथ उनका मुकाबला करो। इसको कहते हैं सत्याग्रह मूवमेंट, सच की जीत। तो ये सच की लड़ाई है और सच की लड़ाई में रूह के साथ मुकाबला किया जाता है, जिस्म के साथ नहीं। इसका मतलब ये भी था कि अगर टायरेंट रूलर आपके ऊपर तशद्दुद करे तो तशद्दुद को सह लें, क्योंकि तशद्दुद को आप सहेंगे तो आप और ताकतवर बन जाओगे। आपने हाथ नहीं उठाना टायरेंट के ऊपर, और अगर आप हाथ उठाएंगे, वायलेंस करेंगे, तो आप रूलर को, जो जालिम है, उसको सच्चा साबित कर देंगे कि वो सच्चा है। और जब वो 34 दिन का ये मार्च हुआ, गली गली, खलियान खलियान वो गए, लोग उनके साथ मिलते रहे एक धोती में। लोगों ने समझा कि हम में से ही एक बंदा है जो हमारे अंदर है। लोग धड़ाधड़ जौक दर जौक आते रहे साथ में, और वो मार्च करते रहे। रास्ते में लाठीचार्ज भी हुआ, टेयर गैस भी फेंकी गई, बट दे डिड नॉट रिएक्ट, दे जस्ट टॉलरेटेड ऑल दीज परसिक्यूशंस। लेकिन उस वक़्त मीडिया का ज़माना था, स्ट्रेटजी बहुत मशहूर हुई गांधी की। मीडिया का ज़माना था, ख़ासतौर पे प्रिंट मीडिया, साथ साथ में कैमरामैन थे, लाठीचार्ज होता था, तस्वीरें खींचते थे। गांधी की तस्वीरें, लोगों की तस्वीरें, और पूरी दुनिया में तस्वीरें छपी। ब्रिटेन में छपी, कनाडा में छपी, ऑस्ट्रेलिया में छपी, अमेरिका में छपी, साउथ अफ्रीका में छपी। और लोगों ने देखा कि एक निहत्ता आदमी बहुत सारे निहत्ते आदमियों के साथ मिलके, जिस्म पे लिबास नहीं है, आम लोगों की तरह एक मार्च कर रहा है, और गांधी का नाम महात्मा पड़ गया कि ही इज़ महात्मा गांधी, द इनकारनेशन ऑफ गॉड। देवता है वो, जो यहाँ पे अवतार है, उतरा हुआ है आसमानों से, और ये फाइट कर रहा है अपनी रूह के साथ टायरेंट के ख़िलाफ़, और कोई वायलेंस नहीं है। और यही उसकी ताकत बन गई पूरी दुनिया में। लोगों की सिंपैथी, लोगों का साथ, वो अपने आप को उनके साथ महसूस करते थे। 1950s और 60s में एक मूवमेंट चली अमेरिका में, कालों की मूवमेंट, जो कि ब्लैक राइट्स के लिए थी, जो कि मार्टिन लूथर जूनियर ने स्टार्ट की थी। तो उसने अपने घर में गांधी की तस्वीर लगाई, और उसकी किताब के सरे वर्क के भी गांधी की तस्वीर है। उसने कहा कि द मूवमेंट विच आई एम रनिंग राइट नाउ इन अमेरिका फॉर अगेंस्ट सेग्रीगेशन एंड फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक, आई हैव got the inspiration of that movement from Gandhi's philosophy of protest. And Gandhi's philosophy was non-violent. The power of the justifiable people is their non-violent, their innocence. If the people prove themselves in this media's age that they are innocent and the tyrants are cruel and brutal, they win that battle. तो वो बैटल उन्होंने चलाई। तो गांधी की ये मूवमेंट बहुत मशहूर। सॉल्ट मार्च इसलिए कहते हैं कि 34 दिन के बाद वो गुजरात के एक शायद डांडी का डिपोर्ट थी, उस पे गए, और वहाँ पे जो ओशन की जो सॉल्ट है उसको उन्होंने इस तरीके से गांधी ने पकड़ के तो नीचे गिराया। इसका मतलब है कि ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया था, सॉल्ट लॉ बनाया हुआ था, कि इंडियंस अब सॉल्ट नहीं बेच सकेंगे, सॉल्ट बनाकर तो दूसरे मुल्कों में ब्रिटिश ही बेच सकेंगे, और अगर इंडियंस ने बेचा तो उनको अच्छा खासा पैसे देने पड़ेंगे एक लाइसेंस लेने के लिए। इसका मतलब है कि ना ही उनके ऊपर बैन की ही बात हो गई। तो गांधी ने यह भी शो किया कि वो इस लॉ को तोड़ते हैं, क्योंकि दिस वाज डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। ये नमक जो है, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडियंस की हैं, और इंडियंस को ही इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हक हासिल होना चाहिए, कॉलोनियल पावर को नहीं। तो ये ब्रिटेन में भी बहुत मशहूर हो गए गांधी। तो इसको कहते हैं गांधी का सॉल्ट मार्च। दे वर दैट मार्च वाज एम्ड एट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अब इसको देखें कि 1930 में ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट मार्च, या इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सत्याग्रह की मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। सत्याग्रह की मूवमेंट भी इसको बोलते हैं।
सत्यागढ़ की मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। अब देखें, गांधी जो है वो अपनी हिंदी टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन मूवमेंट्स के लिए। सत्यागढ़, उससे पहले स्वदेशी मूवमेंट, अपने घर की बनी चीज़ें इस्तेमाल करें। और इसके जवाब में फिर 1930 में एक इलाहाबाद एड्रेस हुआ, मुस्लिम लीग को प्रिजाइड किया अल्लामा इकबाल ने, और इस इलाहाबाद एड्रेस में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की मेजॉरिटी एरियाज़ हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जहाँ पे आज पाकिस्तान है, उन सारे एरियाज़ को मिला के एक रियासत बनाई जाए, और वो रियासत को ऑलमोस्ट एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, एक अलहदा से रियासत बनाई जाए, वो चाहे वो ब्रिटिश फेडरेशन के अंदर हो और चाहे वो ब्रिटिश फेडरेशन के बाहर हो। कुछ एक्सपर्ट्स इससे ये भी मतलब लेते हैं कि जब तक ब्रिटिश यहाँ पे रहें उनके अंडर हो, लेकिन सेपरेट हो बाकी हिंदू रियासतों से, और उनकी अपनी शनाख्त हो, अपनी पहचान हो, अपने लॉस हों उसके, और अपनी ही वो ऑटोनॉमी उनके पास मौजूद हो। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएं तो फिर उसको अलहदा कर दिया जाए। तो इसको कहा जाता है कि ही एंड किस बेसिस के ऊपर उनकी ये रियासत होनी चाहिए मुसलमानों की? टू नेशन थ्योरी के ऊपर, क्योंकि मुसलमानों की आइडियोलॉजी है। अब एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन मफहूम मैंने लिखा है, द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया शुड बी ग्रुप्ड इनटू अ सेपरेट स्टेट आइदर विद इन ब्रिटिश फेडरेशन और आउट ऑफ इट ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम सेपरेट आइडियोलॉजी या सेपरेट मुस्लिम आइडियोलॉजी। इसमें बंगाल शामिल नहीं है, लेकिन वही नॉर्थ वेस्टर्न जो इस वक्त पाकिस्तान है, मुस्लिम एरियाज उसमें शामिल हैं। अब इलाहाबाद एड्रेस का जब हम करते हैं इसका मुआजना, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अल्लामा इकबाल वाज अ सेज, he was professing something, he was seeing something which no other could see. He was far sighted, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। उस वक्त इवन द मुस्लिम लीग लीडर्स वर नॉट कन्विंस्ड सच काइंड ऑफ स्टेट वाज वायबल, बट ही वाज लुकिंग राइट इनटू द फ्यूचर, ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। He could not see that after 10 years even everyone would be convinced that this state was practically suitable to the Muslims, but at that time nobody paid heed to this voice which was echoed at Allahabad in 1930. But this voice was echoed in real sense in 1940 Lahore resolution at Manto Park. हम इस तरीके से, he was the true architect of Pakistan because he was the first one who gave an idea to Pakistan that separate state either out of British Federation or within British Federation. So he was the one, the first time he gave Pakistan's idea, or maybe he was the prominent leader who gave that idea from the platform of Muslim League. So हम इस तरीके से कह सकते हैं. And he was also a national poet. He always talked about Shaheen and Khudi. Shaheen और खुदी की जो philosophy है, which makes the main theme of his poetry, with which he awakened the Muslim soul in India, इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है. Because in the backdrop of the Salt March or the demand of independence by Hindus, that is very important. We see that these two, this theme, Shaheen बड़ा खुददार होता है, उसमें बड़ी ईगो होती है, उसकी खुदी बहुत ज़्यादा है. शाहीन कभी भी किसी दूसरे के मरे हुए जानवर को नहीं खाता. शाहीन इज़ नॉट लाइक करगस द वल्चर. शाहीन डज नॉट फीड अपॉन द डेड, द वल्चर फीड्स अपॉन द डेड. शाहीन मेक्स हिज ओन प्रे, अपना शिकार खुद करता है और फिर उसको खाता है. इतना खुददार है वो और कभी किसी और के मारे हुए को नहीं खाता. सो हियर अल्लामा इकबाल ऑलवेज ट्रीटेड इंडियन मुस्लिम एज ए शाहीन, एंड शाहीन मस्ट बी खुददार, द ईगोइस्टिक, द वन हु हैड सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम मीन्स Muslims would never live upon the independence won by Congress. Muslims would make their own destiny. Like Shaheen, they would have their own prey. वो हिंदूस के लिए हुए के ऊपर शिकार नहीं करेगा, अपना शिकार खुद बनाएगा.
तो इसीलिए अलहदा से सेपरेट स्टेट हम खुद से बनाएंगे, अलहदा से इंडिपेंडेंस हम खुद से बनाएंगे। हम हिंदुओं के लिए हुए इंडिपेंडेंस के ऊपर नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हिंदूज जो हैं वो हम पे डोमिनेट कर जाएंगे। तो इसको एनालिसिस इस तरीके से भी कंपेयर किया जा सकता है। Then we can talk about Muslim Ummah as one body. We can talk about that separate state was based upon Islamic ideology, and Islamic ideology was one factor which wove the Muslims into one body in Hindustan. That is why this was a distinct culture, and with that culture they could not survive or coexist with the Hindus. So separate electorate or separate land they really deserved. तो हम इसको इस तनाजुर में देख सकते हैं। अब आप ये गौर करें कि पॉलिटिकली 1928 में देख लें नेहरू रिपोर्ट, और 1929 में जिनास 14 पॉइंट्स ये आए, पॉलिटिकली डिवीजन है, और यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिवीजन है। 1930 में गांधी की इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन और सॉल्ट मार्च हुआ, जिसको सत्याग्रह मूवमेंट बोलते हैं वो, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में इलाहाबाद एड्रेस हुआ। तो ये पॉलिटिकल डिवीजन भी है और आइडियोलॉजिकल डिवीजन भी। अब इसको ख़त्म कैसे करना है डिवीजन को? ब्रिटिश इस हालत में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकते जब हिंदुस्तान डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन देंगे तो लड़ाई हो जाएगी। कंसेंसस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कंसेंसस के लिए फिर जो ब्रिटिश हैं वो फैसला करते हैं कि अब इस कंसेंसस के लिए हमने कोई कमीशन नहीं भेजना, जैसे साइमन कमीशन को भेजा था कि आप कंसेंसस करवाएं। अब हम इंडियंस को लंदन में बुलाएंगे और एक टेबल के बिठा के तो उनमें यूनिटी करवाएंगे, ख़ास तौर पे मुसलमानों और हिंदुओं में, और इसको कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस।